इंडिया न्यूज। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। तेल अवीव पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। अचानक आकर गिरी मिसाइल से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवासीय इलाके में आकर गिरी है मिसाइल और मिसाइल की आवाज से दहशत में लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेल अवीव में एक और बड़ा अटैक, जहां अचानक से मिसाइल के गिरने से वहां आसपास के जो इलाके हैं वहां के लोगों में हड़कंप मच गया, दहशत में लोग आ गए। ये बड़ी खबर है, जहां ताबड़तोड़ हमले के बीच देखा जा रहा है कि किसी भी देश के पीछे हटने के कोई अंदेशे नजर नहीं आ रहे। तेल अवीव पर लगातार अटैक हो रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इसी चर्चा में वायुसेना प्रमुख संजीव मेहंदी रत्ना जी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और अभी खबर बड़ी आई है सर, जहां एक बार फिर से तेल अवीव पर एक मिसाइल अटैक हुआ है। क्या हम माने कि पीछे हटने का नाम ये तमाम देश नहीं ले रहे हैं, जंग और भीषण होगा? संजीव सर। जी हाँ, अभी फिलहाल इस वक्त ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि वो सरेंडर के लिए मानेंगे, जैसा कि ट्रंप ने कहा कि आईआरजीसी सरेंडर कर दें, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके पास वो मिसाइल्स और ड्रोन्स का जो उनके पास स्टॉक पाइल है जी, उससे काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वो काफी समय तक आगे लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और वही दिखाई दे रहा है इसराइल पर, और भी देश उसमें इन्वॉल्व किए चले जा रहे हैं। जिस तरह से अजरबैजान है, इवन टर्की पर भी एक ड्रोन का रिपोर्ट आई थी परसों, उसके बाद में कोई उसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसी तरह से बहुत ज्यादा इसमें बदले जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ आवाजें उठनी शुरू हुई हैं अभी मिडिल ईस्ट नेशन से कि हमें बिना पूछे हमें अपने वॉर में झोंक दिया, जी, हमसे परमिशन भी नहीं लिया। तो उस तरह से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। इन द मीनवाइल ट्रम्प इज ट्राइंग टू से कि हम ऑयल का कंट्रोल इस हिसाब से रखेंगे कि किसी को ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सी आवाजें आ रही हैं कि पूरी दुनिया में ऑयल का क्राइसिस होना शुरू हो गया है। बिल्कुल सर। सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे अब क्षमताओं को लेकर बातचीत की जा रही है और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ठीक है महाशक्ति है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अमेरिका भी बहुत लंबा ये युद्ध खींचेगा, क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है, होने वाले चुनाव हैं और ये तमाम काम है। ऐसे में सर, क्या आपको लगता है कि अगर ईरान पीछे हट जाता तो अमेरिका तुरंत पीछे हट जाएगा? लेकिन ईरान की जो दशा दिशा है वो फिलहाल तो पीछे हटने वाली नजर नहीं आ रही है, तो अमेरिका और कितना प्रिसाइज यहां पर अटैक करता नजर आएगा? अमेरिका का इनिशियल इंटेंशन यही था कि वो अपने 2 या 3 मेन एम्स अचीव कर लें और तब तक ईरान इतना कमजोर हो जाए कि उनकी राइट। जनता ही होल्ड करके उन्हें टेक ओवर कर ले, या उनकी मेन लीडरशिप को आप खत्म कर दें तो कुछ उसमें नुकसान होने से कुछ वीकनेस आए। मगर फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जा चुका है। बिल्कुल। लीडरशिप भी उनकी वही आईआरजीसी की ही लीडरशिप दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी जिस तरह से उम्मीद की गई थी ट्रंप द्वारा कि उनकी लोकल पॉपुलेशन ही रिवोल्ट करके उसे टेक ओवर करने की कोशिश करे। अभी भी इंटेंशंस यही हैं कि उनकी नेवी को बहुत कमजोर कर दिया जाए, उनकी मिसाइल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्शन को पूरा कम कर दिया जाए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाए और उनकी कैपेबिलिटी, वॉर कैपेबिलिटी भी कम हो जाए। मगर उसमें एक और एंगल आता है कि इनके पास जो ड्रोन्स का स्टॉक है, जी, हिजबुल्ला के पास भी है और ईरान के पास भी है, जो कि उनकी अंडरग्राउंड टनल्स में तैनात रहता है और हर वक्त काम करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाता है। और वो स्टॉक हजारों में है। इनफैक्ट आप 80,000 का एक एस्टिमेट है। यानी ये बहुत लंबा चल सकता है ईरान। इवन इफ अगर वॉर बंद भी हो जाए तो धीरे धीरे सिमर करते करते और महीनों निकल सकते हैं इन्हीं ड्रोन्स के सहारे। ठीक तो है सर, जी, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर खबर सामने आ रही है अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच। यहां अमेरिका इजराइल का ईरान पर एक और अटैक देखने को मिला है। ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी की जा रही है। तेहरान में 12,000 सीटों वाला स्टेडियम तबाह हो गया है। इस युद्ध में तेहरान में 12,000 सीटों वाला स्टेडियम को तबाह किया गया है। यह बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है, क्योंकि लगातार
तेहरान को ही टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पूरे ईरान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बमबारी, सबसे ज्यादा अटैक तेहरान में किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर तेहरान में जो बड़ा अटैक है, 12,000 सीटों वाला स्टेडियम है, उसको तबाह किया गया। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, और ये जो धुएं का गुब्बार है, ये तबाही का मंजर है। संजीव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सर, तेहरान को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और तेहरान में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब तक इजरायल और अमेरिका पूरे तेहरान को तबाह नहीं करेंगे, ये आर्थिक कमजोरी ही तो हुई सर, जहां पर तेहरान को सबसे ज्यादा टारगेट करके ये दिखाया जा रहा है कि हम ईरान को सबसे पहले घुटने में लाने की तैयारी में ही तेहरान पर अटैक कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी हम बिल्कुल, तेहरान पर कल से बहुत ज्यादा अटैक्स कंसंट्रेट किए जा रहे हैं। हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका ने अपनी काफी कोशिश की है, बिल्कुल। अपने बेस्ट ऑफ वेपन्स भी लाए हैं, B1 भी लाए हैं, B2 भी इस्तेमाल किया गया है उनकी न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल साइट्स को खत्म करने के लिए। जी। उनका एक B12 बॉम्बर है जो हैवी बॉम्बर है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। और अभी जिस तरह से आपने बताया, प्रिसीजन मिसाइल्स भी ट्राई की जा रही हैं। जी सर। तो ये उनके पास वेपन्स हैं, उससे कोशिश की जा रही है कि उन्हें प्रेशर में रखें और किसी तरह से उनकी नेवी और उनकी मिसाइल्स को हर्ट करके और बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए, ताकि किसी तरह से उनसे सरेंडर करवा लिया जाए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर सरेंडर करना ही होता तो खामनेई के खात्मे के बाद ही ईरान सरेंडर कर देता, लेकिन अब खामनेई का खात्मा हो ही गया है, तो ईरान भी क्यों पीछे हटेगा? सर, आपको लगता है कि ईरान, मतलब आपके अनुभव के हिसाब से अगर हम समझना चाहें, तो ईरान कितना केपेबल है? मतलब इस युद्ध को ईरान कितने दिन और खींच सकता है अपने मिसाइलों के द्वारा? क्या कहेंगे सर? जी देखिए, ईरान एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। उनकी जो फिलॉसफी है वॉर के अगेंस्ट, वॉर के लिए, वो एक सॉफ्ट स्टेट वाली फिलॉसफी नहीं है। हाँ, उनका डू और डाई वाला एटीट्यूड उनका हमेशा से रहा है। और वो इसे रिलीजन से भी जोड़ देते हैं कि आप बिल्कुल। रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं और आप मरते दम तक लड़ते रहेंगे। हम्म। इसलिए सरेंडर वाली पॉलिसीज उनकी यहाँ काम नहीं करने वाली हैं। हाँ, कुछ ऐसा कुछ समझौता हो सकता है जिससे कि उनकी कुछ बातें मान ली जाए, जिस तरह किन से मोर्चों पर न्यूक्लियर सर को। समझौता हो सकता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी हाँ, समझौता इसलिए हो सकता है कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट अमेरिका का था उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बिल्कुल खत्म करने खत्म का। कर देना, बिल्कुल ठीक। और यह भी था कि वो आगे भी इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो विद फोर्स अमेरिका ने इतना इंतजाम कर लिया है कि उनकी फिलहाल जितनी भी कैपेबिलिटीज थी उनको कमजोर कर दिया गया है। और अगर वो दोबारा उसे बढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत लगेगी, वक्त भी लगेगा और कुछ मदद भी लगेगी कुछ और देशों की। और तो सर देखिए, वायु रक्षा प्रणाली को भी नष्ट कर दिया गया, डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। मतलब जितनी चोट अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को दे सकते थे, वो दे चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो टोटल संख्या है सर, कहा जा रहा है कि 2000 मिसाइलों से अटैक हो चुका है, और अब ईरान जो है वो अपने कमजोर मिसाइलें भेज रहा है। तो क्या सर हम माने ये कि मिसाइल की जो क्षमता है ईरान की, अब धीरे 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 और घटती नजर आएगी? जी नहीं, ये मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। उनकी मिसाइल काफी इस्तेमाल हो चुकी हैं, मगर उनका प्रोडक्शन भी काफी हाई है। अनलेस हाँ। हम उनकी प्रोडक्शन को अटैक करते हैं, नहीं तो वो प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। और ड्रोन्स का प्रोडक्शन तो उनका बहुत ज्यादा है पर डे जी। के हिसाब से, तो वो धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा अनलेस हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को भी कम कर पाए। और जहां तक उनकी वायुसेना का है, तो उनकी वायुसेना हमेशा से बहुत कमजोर रही है, क्योंकि वो सैंक्शंस में रहे हैं पिछले 50 साल से। जी। और आपको ये जान के अजीब लगेगा, उनके जो जहाज हैं भी, फाइटर्स एयरप्लेन्स, वो ज्यादातर अमेरिकी हैं, जी सर। जो उन्हें मिले थे युद्ध होने से पहले, 1970 से पहले, जब ये लोग दोस्त हुआ करते थे। तो उन्हें F4 और F14 जैसे फाइटर एरोप्लेन, वो भी अमेरिकन है, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत कमजोर है, क्योंकि उनमें मेंटेनेंस वगैरह कुछ हो नहीं पाया पिछले कई अपडेटेड सालों नहीं है। से। जी बिल्कुल सर। जी। तो आप कह सकते हैं उनकी वायुसेना ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका मेन, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो वायुसेना नहीं बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं।
तो सर, जो कि अभी मिसाइल्स और भी ड्रोन्स की क्षमता। अगर हम बात करें, आपने कहा कि उत्पादन क्षमता भी लगातार ईरान बढ़ा रहा है, भले इसको दुनिया के सामने नहीं बता रहा है। तो क्या हम ये समझे कि अगर लंबे युद्ध की बात जो अमेरिका कर रहा है कि हमारे पास हथियार और मौजूद है, सबसे ताकतवर सेना है, तो ईरान इस बात को भले हाइड कर रहा है लेकिन उनके पास भी हथियारों का जखीरा है? जी हाँ, देखिए, युद्ध में कभी भी आपको सच्ची खबर मिलना बहुत मुश्किल रहता है, जी क्योंकि प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाना पड़ता है। जी सर। तो ईरान के पास अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे तब भी आपको वही बयान मिलेंगे कि हमारे पास बहुत जखीरा है और हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम्म। इस तरह प्रेशर की बनाने खबर के लिए। आपको हम्म। आखिरी दिन तक मिलती रहेंगी। हम्म। लेकिन सर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस युद्ध को हम और 4 हफ्ते तक खींचेंगे। सर, क्या आप मानते हैं कि ईरान 4 हफ्तों तक और केपेबल बचेगा, जैसे हम स्थिति देख रहे हैं फिलहाल? जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, लेकिन उनके जो मेन स्ट्रेंथ्स हैं वो हैं ड्रोन्स जो बच जाएंगी, और जी दूसरा है उनकी प्रॉक्सी पावर्स, जी। जो कि महीनों तक चल सकती हैं, सालों तक चल सकती हैं। तो अगर आप ऐसा सोचे कि 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में बिल्कुल मिडल ईस्ट क्लीन हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। हम्म। उनकी जितनी प्रॉक्सी पावर्स है, हिजबुल्ला है या कुछ और हैं, वो सब अभी भी चल रही हैं, और उनके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। हम्म। उनके पास भी बहुत सारे वेपन्स और स्ट्रेंथ हैं जो कि ईरान द्वारा ही दिए गए हैं, और उन्हें एकदम से जीरो करना बहुत मुश्किल है। हम्म। वो सिमर करता रहेगा, चलता रहेगा, और अगर आप इस तरह की कोई भी उम्मीद करें कि मिडिल ईस्ट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सर, आपसे मैं एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगी। अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज की, तो यहां पर सब अमेरिका के सपोर्ट में नजर तो आ रहे हैं, और इधर ईरान के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश सऊदी और यूएई में की जा रही है, और जहां दुबई में कुछ रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, और एक तरफ दुबई सर ये बयान जारी कर रहा है कि यहां कुछ नहीं हो रहा है, स्थिति सामान्य है। आपको क्या लगता है? यह यूएई पर काफी नुकसान हो चुका है, और जी यूएई ऑल काफी नुकसान हो चुका है, और जितनी भी यूएसए की वहां पावर है उस पर भी काफी अटैक्स हो रहे हैं, जी। और यूएई इससे बिल्कुल खुश नहीं है। 2 कारणों से। एक तो वो चाहते हैं कि ईरान को उन्हें अटैक नहीं करना चाहिए था, और हम्म। दूसरे, अमेरिका ने उन्हें युद्ध में घसीट लिया है। हम्म। मगर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा चॉइस नजर नहीं आ रही है। अमेरिका उनकी भरपाई जिस तरह से भी करेगा वो बात की बात है, मगर फिलहाल जितना भी युद्ध है, यूएई उसमें पूरी तरह से, एयर डिफेंस के हिसाब से भी पूरी तरह से इसमें आ चुका है, और उसमें बीच में रुकने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। मतलब सर, आप ये मानते हैं कि अभी यहाँ पर अटैक्स जो है वो ईरान के यहाँ गल्फ कंट्रीज में और बढ़ने वाले हैं, और अमेरिका अपनी वजह से, अपने दबाव बनाने की वजह से इन कंट्रीज को खींच रहा है, इन कंट्रीज पे दबाव बना रहा है, आप ये समझ रहे हैं? जी हाँ, वो तो खिंच ही चुके हैं, ये हाँ। सारे 7 नेशंस हैं जितने, ये सब खिंच चुके हैं। और अभी सऊदी अरेबिया और शायद पाकिस्तान भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा, सर, लेकिन क्योंकि उनके पाकिस्तान पास। तो अपने घर में ही गिर रहा है ना। अगर हम बात की जाए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान यहाँ अफगानिस्तान से पिट रहा है, पाकिस्तान में टीटीपी एक्टिव है, पाकिस्तान खुद चौतरफा यहाँ गिरा नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी इन देशों में अटैक करने की हो जाएगी? इस वक्त पाकिस्तान की जो स्थिति है वो थोड़ी हास्यप्रद है, क्योंकि उनकी जो जनता है वो शिया के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और वहां आपने देखा होगा बहुत सारा रोष भी प्रकट किया गया था। उनकी पार्लियामेंट में भी खोमेनी के बारे में श्रद्धांजलि वगैरह हुआ था। उसी बीच ये अमेरिका उनकी एयर स्पेस भी यूज कर रहा था, ठीक है। और उनका जो डिफेंस पैक्ट है उस हिसाब से सऊदी अरेबिया पर अगर अटैक हुआ है तो इसे पाकिस्तान पर भी अटैक माना जाएगा, जो कि उन्होंने सऊदी अरेबिया से कहा है कि वो उनके साथ हैं उस पैक्ट के हिसाब से। हम्म। और इसी दौरान उसका फायदा ठीक है सर, अफगानिस्तान आप प्लीज कर रहा बने है। रहिए, आपके पास में चर्चा में वापस लौटूंगी। यहाँ महाराष्ट्र से कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां महाराष्ट्र पर एक